स्कॉटलैंड एक गुप्त रहस्य लेकर चलता है जो किताबों में नहीं बल्कि खून में लिखा है। डीएनए का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि स्कॉटलैंड के लोगों के अंदर प्राचीन जीन्स के अवशेष मौजूद हैं जो यूरोप के किसी और देश में आज भी नहीं मिलते। ये टुकड़े कुछ 100 साल पुराने नहीं हैं बल्कि 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसकी कल्पना करिए, बर्फ युग के अंत में जमी हुई धरती पर चलने वाले सबसे पहले शिकारियों के जीन्स आज भी लोगों में जिंदा हैं, जबकि यूरोप की अधिकतर प्राचीन वंशावलियां प्रवास की लहर दर लहर से बह गईं। स्कॉटलैंड ने किसी तरह उन्हें सुरक्षित रखा। ये जीन्स यहाँ क्यों बचे जबकि वे हर जगह गायब हो गए? क्या यह पहाड़ों के कारण था, द्वीपों के कारण, तूफानी समुद्रों के कारण, या कुछ और भी अजीब कारण से? स्कॉटलैंड एक तिजोरी की तरह है जो इंसानी इतिहास के उन टुकड़ों को बंद करके रखे हुए है जो हमेशा के लिए खो जाते। अगर खून वास्तव में उसे याद रखता है जिसे इतिहास भूल जाता है, तो स्कॉटिश डीएनए सबसे डरावनी यादगार हो सकती है। यह सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं है, यह पहचान, अस्तित्व और हजारों सालों से परिवारों में चुपचाप ले जाए गए छुपे हुए सच की यात्रा है। तो स्कॉटिश डीएनए दुनिया में सबसे अजीब क्यों है? मेरे साथ रहिए, क्योंकि जवाब आपके अतीत और खुद को देखने के तरीके को बदल देंगे। 12,000 साल पहले स्कॉटलैंड आज की हरी पहाड़ियों और झीलों वाली भूमि नहीं था जिसकी हम तस्वीर बनाते हैं। यह एक जमी हुई बर्बर भूमि थी, बर्फ की विशाल चादरों के नीचे दबी हुई। ग्लेशियर पूरी धरती पर फैले थे, पत्थरों को पीसकर घाटियां बना रहे थे, गहरी खाइयां काट रहे थे और पीछे एक कठोर टुंड्रा छोड़ रहे थे जहां कुछ भी जीवित रहने में सक्षम नहीं लगता था। हवा पिघलती नदियों की गर्जना से भरी थी जब बर्फ युग धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर रहा था। कोई पेड़ नहीं, कोई गांव नहीं, कोई कुल नहीं, बस चट्टान, बर्फ और एक खाली भूमि की खामोशी। लेकिन जैसे ही बर्फ पीछे हटी, जिंदगी वापस आनी शुरू हुई। जंगल उत्तर की ओर रेंगने लगे, हिरण और जंगली सूअर पीछे आए और जल्द ही पहले इंसानों ने इस भूमि पर कदम रखा। वे शिकारी संग्राहकों के छोटे समूह थे, महाद्वीपीय यूरोप से ऊपर की ओर बहते, भोजन और नए क्षेत्र का पीछा करते। और यहाँ वह विस्तार है जो कई को आश्चर्यचकित करता है। वे आज के स्कॉट्स जैसे नहीं दिखते थे जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। आनुवंशिक अध्ययन दिखाते हैं कि इन शुरुआती बसने वालों की त्वचा काली थी, चमकदार नीली आंखें थीं और घुंघराले काले बाल थे। वे नदियों और तटों के पास डेरा डालते, हड्डी के हुक से मछली पकड़ते, चकमक पत्थर के ब्लेड से शिकार करते और ठंड से बचने के लिए साधारण आश्रय बनाते। वैज्ञानिकों को जो वास्तव में चकित करता है वह यह नहीं है कि ये लोग यहाँ रहते थे, बल्कि यह है कि उनका डीएनए आधुनिक स्कॉट्स में अभी भी मौजूद है। अलग थलग पड़े हाईलैंड घाटियों और दूर के द्वीपों में इन बर्फयुगीन अग्रदूतों की वंशावलियां 10,000 से अधिक वर्षों से अछूती रहकर जीवित हैं। उनके जीन्स खून में जीवाश्मों की तरह संरक्षित हैं। यह कैसे संभव है? स्कॉटलैंड की कठोर भौगोलिकता ने मुख्य भूमिका निभाई। पहाड़ों, चट्टानों और तूफानी समुद्रों ने प्राकृतिक बाधाएं पैदा कीं, छोटे समुदायों को बाहरी लोगों से अलग रखा। इस अलगाव ने वैज्ञानिकों के कहे आनुवंशिक बहाव को बढ़ावा दिया,
जहां दुर्लभ जीन्स सिर्फ इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि वे तंग बुने समूहों के भीतर पारित होते रहते हैं। यूरोप का अधिकतर प्राचीन डीएनए बाद के प्रवास और मिश्रण से डूब गया था, लेकिन स्कॉटलैंड में भूमि ने खुद एक तिजोरी का काम किया। सबसे पहले के आनुवंशिक हस्ताक्षरों को समय के साथ जिंदा रखा। तो जब आधुनिक शोधकर्ताओं ने दूर दराज के मछली पकड़ने वाले गांवों और द्वीपीय समुदायों के लोगों के डीएनए को बारीकी से देखा, तो उन्होंने पाया कि उन पहले शिकारी संग्राहकों की गूंज अभी भी वहां मौजूद है। क्या आप कभी उम्मीद करते कि बर्फ युगीन जीन्स अभी भी आधुनिक स्कॉट्स में जिंदा हो सकते हैं? फिर भी वे हैं उस समय के मूक गवाह जब दुनिया ठंडी, जंगली थी और फिर से सांस लेना शुरू कर रही थी। लगभग 400-500 साल पहले स्कॉटलैंड में एक बिल्कुल अलग तरह के लोगों का आगमन हुआ। पुरातत्वविद उन्हें बीकर लोग कहते हैं, उनके विशिष्ट घंटी के आकार के मिट्टी के बर्तनों के नाम पर। लेकिन ये नए आने वाले सुंदर बर्तनों से कहीं ज्यादा लेकर आए। वे कांसे के औजार, उन्नत खेती के तरीके और दफन के रीति रिवाज लेकर आए, जैसे कुछ स्कॉटलैंड के पहले शिकारियों ने कभी नहीं जाना था। उनका आगमन कांस्य युग की शुरुआत का निशान था और उनके साथ एक नाटकीय बदलाव आया, न केवल संस्कृति में बल्कि ब्रिटेन की वंशावलियों के गहरे भीतर भी। जब वैज्ञानिकों ने प्राचीन कंकालों का अध्ययन किया तो उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की। बीकर लोगों ने सिर्फ स्कॉटलैंड की संस्कृति को प्रभावित नहीं किया, उन्होंने इसके डीएनए का अधिकतर हिस्सा फिर से लिख दिया। कुछ शताब्दियों के भीतर ब्रिटेन भर में पुरुष वंशावलियों का 90% तक बीकर वंश से बदल दिया गया। हजारों सालों से जीवित रहने वाली मूल शिकारी संग्राहक वंशावलियां अचानक डूब गईं। पहली नजर में यह एक हिंसक आक्रमण या सामूहिक हत्या जैसा लगता है, लेकिन साक्ष्य एक अलग कहानी बताते हैं। व्यापक नरसंहार के कोई संकेत नहीं है। इसके बजाय यह एक धीमी, अधिक मानवीय प्रक्रिया जैसी लगती है। प्रवास, अंतर्विवाह, सांस्कृतिक अपनाना। बीकर पुरुष अक्सर स्थानीय समुदायों में पिता बन जाते, अपनी आनुवंशिक वंशावली पास करते, जबकि पुरानी पुरुष वंशावलियां फीकी पड़ती गईं। फिर भी स्कॉटलैंड अपनी जंगली और कठोर भौगोलिकता के साथ पूर्ण प्रतिस्थापन का विरोध करता रहा। हाईलैंड्स, ग्लेन्स और दूर के द्वीपों में पुराने मेसोलिथिक जीन्स के निशान जीवित रहे। यहाँ समुदाय अधिक अलग थलग थे, पहुंचना कठिन था और नए आने वालों की व्यापक लहर में समा जाने की संभावना कम थी। इसने कुछ अनोखा पैदा किया, एक दोहरी विरासत। स्कॉटलैंड दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का मिश्रण बन गया। प्राचीन बर्फ युगीन शिकारी संग्राहक जो धरती की सबसे पुरानी यादें ले जाते थे, और बीकर बसने वाले जिन्होंने नए औजार, खेती और एक शक्तिशाली आनुवंशिक छाप पेश की। इस संलयन ने स्कॉटिश पहचान के अगले अध्यायों को आकार दिया, जहां अस्तित्व और परिवर्तन हाथ में हाथ चलते रहे। लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे बर्फ युगीन बसने वालों ने बीकर्स का स्थान लिया, स्कॉटलैंड के खून की फिर से नए आने वालों की लहरों से परीक्षा होनी थी। एक और रहस्यमय समूह अपना निशान छोड़ने का इंतजार कर रहा था, पत्थरों पर अजीब प्रतीक खुदवाते और खुद रोम को डराते। लेकिन यह आखिरी बार नहीं था जब स्कॉटलैंड का खून फिर से लिखा जाना था। ब्रिटेन में कूच करने वाले रोमियों को एक समूह से सबसे ज्यादा डर लगता था, उत्तर की जंगली जनजातियों से।
वे उन्हें पिक्टियेखूले कहते थे, मतलब रंगे हुए लोग, क्योंकि कहा जाता था कि ये योद्धा युद्ध से पहले अपने शरीर को चमकदार रंगों से ढकते थे। रोमियो के लिए पिक्ट्स धुंध में छायाएं थे, भयानक लड़ाके जो तेजी से हमला करते फिर कठोर पहाड़ियों में गायब हो जाते। उन्होंने अपना कोई लिखित इतिहास नहीं छोड़ा, केवल अपने दुश्मनों के डरावने शब्द और पत्थरों पर खुदे हुए मूक निशान छोड़े। आज भी स्कॉटलैंड अजीब पिक्टिश प्रतीकों से भरा है। सर्पिल, जानवर, योद्धा, जिन्हें इतिहासकार अभी भी पूरी तरह समझने के लिए संघर्ष करते हैं। सदियों तक रहस्य ने घेरा कि पिक्ट्स वास्तव में कौन थे। कुछ ने कल्पना की कि वे विदेशी आक्रमणकारी थे, दूर की भूमि की एक खोई हुई जनजाति, लेकिन आधुनिक डीएनए ने आखिरकार पहेली हल कर दी है। पिक्ट्स बाहरी लोग बिल्कुल नहीं थे, वे स्थानीय लोग थे, उन्हीं शिकारी, संग्राहकों और बीकर लोगों के वंशज जिन्होंने स्कॉटलैंड की सबसे पहली वंशावलियों को आकार दिया था। इतिहास द्वारा मिटाए जाने के बजाय पिक्ट्स स्कॉटलैंड की अपनी संतान थे, अपनी नसों में बर्फ युग के जीवित बचे लोगों और कांस्य युग के बसने वालों का मिश्रण ले जाते। तो वे 9वीं शताब्दी के आसपास गायब क्यों लगते हैं? सच तो यह है कि वे कभी गायब नहीं हुए, वे घुल मिल गए। जैसे गैलिक संस्कृति स्कॉटलैंड भर में फैली, पिक्ट्स ने धीरे धीरे गैलिक भाषा, रीति रिवाज और नाम अपनाए। उनके योद्धा नए कुलों का हिस्सा बन गए, उनके बच्चों ने नई भाषाएं बोलीं, लेकिन उनका डीएनए जिंदा रहा। आज कई हाईलैंड स्कॉट्स अभी भी इन तथाकथित रंगे गए लोगों की आनुवंशिक गूंज अपने अंदर ले जाते हैं। यह एक याद दिलाना है कि वंशावलियां गायब नहीं होती, वे अनुकूलित होती हैं। युद्ध का रंग चला गया हो सकता है, पत्थर मौसम खराब हो गए हों, रोमी डर लंबे समय से भुला दिए गए हों, लेकिन पिक्टिश विरासत अभी भी हाईलैंड्स और उससे आगे के परिवारों में चुपचाप बहती है। क्या आप कोई डीएनए मार्कर ले जाते हैं जो कभी युद्ध के रंग की तरह पहना जाता था? रोमियो ने स्कॉटलैंड को कैलेडोनिया कहा था, पहाड़ों और जनजातियों की एक जंगली भूमि जिसे वे कभी पूरी तरह जीत नहीं सके। उनका साम्राज्य महाद्वीपों में फैला था, फिर भी यहाँ उन्होंने एक रेखा खींची, हैड्रियन की दीवार। इसके परे ऐसे लोग रहते थे जो बहुत भयानक थे और इलाका बहुत अक्षम्य था। लेकिन भले ही रोमी सेनाओं ने कभी स्कॉटलैंड पर उस तरह शासन नहीं किया जैसे उन्होंने इंग्लैंड पर किया, फिर भी उन्होंने इसके डीएनए में हल्के निशान छोड़े। रोमी सेना केवल इतालवी नहीं थी, यह साम्राज्य के हर कोने से लाए गए पुरुषों का मिश्रण था। स्पेन, सीरिया, उत्तरी अफ्रीका और आगे से। इनमें से कुछ सैनिक ब्रिटेन की उत्तरी सीमाओं में वर्षों तक तैनात रहे। उन्होंने किले बनाए, सड़कों की रक्षा की और छोटी चौकियों में रहे जहां साम्राज्य पिक्टिश भूमि को छूता था। अनिवार्य रूप से उनमें से कुछ ने स्थानीय महिलाओं के साथ परिवार बनाए। हालांकि रोमी उपस्थिति संक्षिप्त थी, उनकी वंशावली ने निशान छोड़े। आज कुछ लोलैंड परिवारों के आनुवंशिक अध्ययन भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्वी मार्करों के संकेत प्रकट करते हैं, दुर्लभ लेकिन वास्तविक धागे जो स्कॉटलैंड की टेपेस्ट्री में बुने गए हैं, ये अंश दिखाते हैं कि ज्ञात दुनिया के किनारे पर भी स्कॉटलैंड कभी पूरी तरह अलग नहीं था।
संपर्क इसके धुंधले तटों से कहीं आगे तक फैले थे, विजय से नहीं बल्कि मानवीय बंधनों से। फिर भी रोम का प्रभाव सीमित था। इसकी गूंज केवल डीएनए के धुंधले तारों और बिखरे खंडहरों में बनी रहती है। वास्तविक परिवर्तन स्कॉटिश खून पर सबसे जोरदार विदेशी छाप जमीन पर कूच करती सेनाओं से नहीं आने वाली थी, यह समुद्र से आने वाली थी। ड्रैगन के सिरों से तराशे गए लंबे जहाजों में ऐसे आदमियों को ले जाते जिनकी विरासत सदियों तक स्कॉटलैंड के जीन्स में गर्जना करने वाली थी। 8वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी स्कॉटलैंड के शांत तट वाइकिंग लंबे जहाजों के आगमन से चकनाचूर हो गए। पहले वे लुटेरों के रूप में आए, तेजी से और क्रूरता से हमला करते, खजाना और पशुधन छीनते, फिर समुद्र के पार वापस गायब हो जाते। लेकिन नॉर्स लोग सिर्फ छापामारी पर नहीं रुके, वे रहने लगे। समय के साथ उन्होंने द्वीपों और उत्तरी तटों पर बसना शुरू किया, जमीन पर खेती की, स्थानीय महिलाओं से शादी की और ऐसे समुदाय बनाए जो नॉर्स परंपराओं को स्कॉटिश परिदृश्यों के साथ मिलाते थे। ऑर्कनी और शेटलैंड द्वीप सच्चे वाइकिंग गढ़ बन गए। आधुनिक आनुवंशिक परीक्षण दिखाता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा था। आज ऑर्कनी में 60% तक पुरुष वाईडीएनए वंशावलियां नॉर्स मूल की हैं। यह एक चकित करने वाला नंबर है, मुख्य नॉर्वे के हिस्सों से भी ज्यादा। वाइकिंग्स ने सिर्फ अपने जीन्स नहीं छोड़े, उन्होंने खुद स्कॉटिश संस्कृति को आकार दिया। कई कुल संरचनाएं, कानून और यहाँ तक कि स्थान के नाम भी नॉर्स जड़ों से आते हैं। तटीय शहर और द्वीप अभी भी साफ वाइकिंग गूंज वाले नाम रखते हैं। नॉर्स विरासत खुद वाइकिंग्स के साथ खत्म नहीं हुई। जब उनके वंशज नॉर्मन वाइकिंग्स जो उत्तरी फ्रांस में बस गए थे स्कॉटलैंड पहुंचे, तो वे लुटेरों के रूप में नहीं बल्कि रईसों के रूप में आए। शादी और शाही अनुग्रह के माध्यम से उन्होंने फ्रेंच वाइकिंग वंशावलियों की एक नई लहर स्कॉटलैंड की कुलीनता में जोड़ी। ब्रूसिस, सिंक्लेयर्स और स्टीवार्ड्स जैसे परिवार सत्ता में उठे। नॉर्स, फ्रेंच और सेल्टिक विरासत को स्कॉटलैंड के शासक वर्ग में मिलाते। परिणाम पूरी भूमि में एक तेज विपरीतता थी। कठोर उत्तर में दूरदराज के ग्लेन्स और द्वीप प्राचीन बर्फ, युग और पिक्टिश जीन से चिपके रहे, अलगाव द्वारा संरक्षित। लेकिन दक्षिण में वंशावली ने रोम से नॉर्मंडी तक विदेशी प्रभाव की परत दर परत को अवशोषित किया। स्कॉटलैंड दो चेहरों वाला राष्ट्र बन गया, एक प्राचीन और अछूता, दूसरा विश्वव्यापी और जुड़ा हुआ। अगर आपका उपनाम सिंक्लेयर, ब्रूस या स्टीवार्ट है, तो आपकी डीएनए कहानी पहले से ही आपकी सोच से कहीं ज्यादा वैश्विक है। नीचे टिप्पणी करें अगर आपका परिवार इनमें से कोई नाम रखता है। आप स्कॉटलैंड की वाइकिंग विरासत का चलता फिरता प्रमाण हो सकते हैं। सदियों से स्कॉटिश कुल महान पारिवारिक पेड़ों की तरह देखे गए हैं। एक ही पूर्वज तक फैली वंशावलियां रिश्तेदारी से लोगों को एक साथ बांधते। कुल शब्द ही गैलिक के बच्चों से आता है, लेकिन आधुनिक डीएनए ने एक सच्चाई उजागर की है जो कहीं अधिक जटिल और कुछ मायनों में और भी आकर्षक है। हर कुल वास्तव में एक परिवार नहीं था, कई सामाजिक नेटवर्क थे, सहयोगियों और पड़ोसियों के संग्रह जो एक ही नाम रखते थे लेकिन एक ही खून नहीं। मैकडोनाल्ड्स को ही लें,
आनुवंशिक परीक्षण दिखाता है कि इस उपनाम वाले पुरुष एक ही वाई डीएनए वंश साझा नहीं करते। इसके बजाय दर्जनों असंबंधित पुरुष वंशावलियां मैकडोनाल्ड नाम रखती हैं। इसका मतलब है कि लोगों ने अक्सर सुरक्षा, राजनीतिक अनुग्रह या भूमि के अधिकारों के लिए कुल का नाम अपनाया। किसी कुल से संबंध उतना ही अस्तित्व और निष्ठा के बारे में था जितना वंश के बारे में। हालांकि दूसरे कुल एक अलग कहानी बताते हैं। उदाहरण के लिए कैंपबेल बहुत मजबूत आनुवंशिक संबंध दिखाते हैं। इस उपनाम वाले अधिकतर पुरुष एक ही पितृ संस्थापक तक जाते हैं। यह साबित करते कि कुछ कुल वास्तव में सच्ची पारिवारिक राजवंशों से बढ़े जो पीढ़ियों में विस्तृत हुई। अंत में एक कुल का नाम अक्सर वंशावली से ज्यादा एक झंडे की तरह था। लोग इसे युद्ध में ले जाते, गर्व से पहनते और पहचान के रूप में इस्तेमाल करते, भले ही वे संस्थापक के प्रत्यक्ष वंशज न हों। फिर भी स्कॉटलैंड की कठोर भौगोलिकता का मतलब था कि कुछ हाईलैंड और द्वीप कुलों में जीन्स दुर्लभ खजानों की तरह संरक्षित थे। अलगाव ने अनोखे डीएनए मार्करों को जीवित रहने दिया। उन समुदायों को प्राचीन वंश के जीवित समय कैप्सूल बनाया। तो जबकि आप जो उपनाम रखते हैं वह यह साबित नहीं कर सकता कि आप किसी मध्यकालीन मुखिया से संबंधित हैं, फिर भी यह आपको यूरोप की सबसे अनोखी सामाजिक प्रणालियों में से एक से जोड़ता है। अगर यह संबंध के बारे में होता, जीव विज्ञान के बारे में नहीं, तो आप कौन सा कुल ज्वाइन करते? स्कॉटलैंड की डीएनए कहानी इसकी सीमाओं पर खत्म नहीं होती। पिछली कुछ शताब्दियों में यह दुनिया भर में फैली उन पुरुषों और महिलाओं द्वारा ले जाई गई जो अपनी मातृभूमि को पीछे छोड़ने के लिए मजबूर थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में हाईलैंड क्लियरेंसेस, अकाल की लहरें और औपनिवेशिक अवसरों का आकर्षण हजारों स्कॉट्स को समुद्र पार भेज गया। वे कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए, जहां उन्होंने नई जिंदगी बनाई, लेकिन अपने प्राचीन जीन्स को अपने साथ ले गए। आज दुनिया भर में लाखों लोग अनजाने में स्कॉटलैंड की सबसे पुरानी वंशावलियों के टुकड़े अपने अंदर रखते हैं। नोवा स्कोटिया का एक मछुआरा अभी भी बर्फ युगीन शिकारी संग्राहकों के मार्कर रख सकता है। न्यूजीलैंड का एक किसान अपनी नसों में बीकर वंशा रख सकता है। अमेरिकी अपलाचियन के परिवारों के पास पिक्टिश डीएनए अपनी पीढ़ियों में चुपचाप बहता हो सकता है। यहाँ तक कि नॉर्स प्रभाव ऑर्कनी और शेटलैंड में इतना मजबूत प्रवासियों के साथ समुद्र पार हो गया, वाइकिंग वंशावलियों को पूरी तरह नए राष्ट्रों में एम्बेड करता। आधुनिक आनुवंशिक परीक्षण ने इन छुपे हुए लिंक्स को दिखाई बनाया है। कंपनियां अब वंश का पता न केवल स्कॉटलैंड तक बल्कि अक्सर विशिष्ट द्वीपों और क्षेत्रों तक लगा सकती हैं। ऑर्कनी, स्काई, लुइस, आर्गाइल, ये जगहें इतनी आनुवंशिक रूप से अलग थीं कि उनके डीएनए हस्ताक्षर विदेशों में शताब्दियों बाद भी स्पष्ट रहते हैं। इसका मतलब है कि आज ऑस्ट्रेलिया में कोई व्यक्ति खोज सकता है कि उनके परदादा दादी एक दुर्लभ आनुवंशिक मार्कर रखते थे, जो इन तगहें की दुर्लभ आनुवंशिक मार्कर रखते थे हजारों सालों से एक दूर दराज स्कॉटिश ग्लेन में संरक्षित था। स्कॉटलैंड के डायस्पोरा को जो अनोखा बनाता है वह यह है कि इसने उपनामों और परंपराओं से अधिक निर्यात किया। इसने आनुवंशिक समय कैप्सूल निर्यात किए, बर्फ युग, बीकर, पिक्ट और नॉर्स वंश के बंडल,
जो अब यूरोप से कहीं दूर के राष्ट्रों की नींव में बुने गए हैं। आज लाखों लोग स्कॉटलैंड की सबसे प्राचीन वंशावलियों के जीवित वाहक हैं, अक्सर इसे जाने बिना। क्या आपके डीएनए टेस्ट ने कभी कोई स्कॉटिश संबंध प्रकट किया है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी? स्कॉटिश डीएनए दुनिया में किसी भी अन्य से अलग है, क्योंकि यह इतिहास की परत दर परत ले जाता है जो कभी पूरी तरह गायब नहीं हुई। बर्फ युग से बचने वाले सबसे पहले शिकारी संग्राहकों से लेकर उनके दुर्लभ जीन्स अभी भी हाईलैंड ग्लेन्स और द्वीप गांवों में जिंदा हैं। फिर बीकर लोग आए, जिनके आगमन ने ब्रिटेन की अधिकतर पुरुष वंशावली को बदल दिया। फिर भी यह व्यापक बदलाव स्कॉटलैंड के दूरदराज कोनों में सबसे पुराने मूल को मिटा नहीं सका। पिक्ट्स, जो कभी गायब होने वाले माने जाते थे, स्थानीय साबित हुए जो उस मिश्रण को आगे ले गए, अपनी वंशावली को आधुनिक हाईलैंड परिवारों में छुपाते। रोम ने स्पेन, सीरिया और उत्तरी अफ्रीका से हल्के निशान जोड़े, दिखाते कि स्कॉटलैंड कभी व्यापक दुनिया से वास्तव में कटा नहीं था। वाइकिंग्स ने अपनी विरासत और भी गहरी खो दी। ऑर्कनी और शेटलैंड में 60% तक नॉर्स डीएनए छोड़ते, और इस इन सब के दौरान कुलों ने हमेशा खून से नहीं बल्कि निष्ठा से बंधी पहचान बनाई, उपनामों को संबंध के बैनर में बदलते। स्कॉटलैंड को जो इतना अजीब बनाता है वह इसकी भौगोलिकता है। पहाड़, समुद्र और द्वीप जो तिजोरियों की तरह काम करते, यूरोप में कहीं और लंबे समय से खो गए डीएनए टुकड़ों को संरक्षित करते, जहां अन्य राष्ट्रों ने अंतहीन प्रवास से अपना अतीत बह जाते देखा। स्कॉटलैंड ने एक साथ कई आनुवंशिक समय कैप्सूल पकड़कर रखे। स्कॉटलैंड का डीएनए कोई धागा नहीं है, यह पत्थर, हड्डी और आग से सिली गई एक टेपेस्ट्री है। स्कॉटिश डीएनए दुनिया में सबसे अजीब है क्योंकि यह सब कुछ याद रखता है। यह विलुप्त होने और अस्तित्व को याद रखता है, आक्रमण और प्रतिरोध को, पहचान और परिवर्तन को। बर्फ युगीन शिकारियों से लेकर बीकर बसने वालों तक, रंगे गए पिक्टिश योद्धाओं से लेकर वाइकिंग उपनिवेशियों तक, हर लहर ने अपना निशान छोड़ा, फिर भी किसी ने पहले आए को मिटाया नहीं। स्कॉटलैंड का खून एक जीवित संग्रह है, उन रहस्यों को ले जाते जिन्हें इतिहास की किताबें भूल गईं। और यहाँ वह भाग है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। आपका खून भी इन यादों को ले जा सकता है। अगर इस यात्रा ने आपको अतीत को देखने का नया तरीका दिया, तो और डीएनए रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, लाइक करें, ताकि ये छुपी कहानियां दुनिया भर में और लोगों तक पहुंच सकें। और कमेंट में बताएं, सबसे आश्चर्यजनक वंश खोज क्या है जो आपने कभी की है, क्योंकि कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगली बार हम एक और निषिद्ध वंशावली का पता लगाएंगे जो साफ नजर में छुपी है, प्रकट होने का इंतजार कर रही है।